और एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल इजी सोशल साइंस बाय विशाल कुमार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी के चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ पर चर्चा करेंगे, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, आप सबकी सुविधा के लिए मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी एक समरी बना दी है, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ और याद कर सकें। इतना ही नहीं, आप इस समरी की सहायता से अपने नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। ये समरी इस वीडियो के बीच बीच में आने वाली स्लाइड्स पर दिखाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, यह जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ भूदृश्य यानी लैंड फॉर्म्स दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। जो ये पहला चित्र है, जहां पर मेरा ये कर्सर है, ये एक डेजर्ट, एक मरुस्थल का चित्र है। इसके साथ ही बगल में जो चित्र नंबर 2 है, ये भी एक डेजर्ट का ही चित्र है, जिसमें हमें कुछ चट्टानें अथवा पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। जो ये थर्ड चित्र है, इसके अंदर हम एक पहाड़ी वाले भूदृश्य को देख पा रहे हैं, जो हरा भरा है और पेड़ पौधों से भरा हुआ है। इसमें हमें साथ ही में ये घाटी भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार जो ये चौथा चित्र है, इसमें हमें एक बड़ी सी झील और पीछे कुछ पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो चित्र है, ये बर्फ से ढके पहाड़ों को दिखा रहा है। इस चित्र में हम समतल हरे भरे मैदानों को देख पा रहे हैं। यह जो चित्र है, वो एक जलप्रपात यानी वाटरफॉल को दिखाता है। और ये वाला जो अंतिम जो चौथा चित्र है, ये एक नदी घाटी को दिखा रहा है। एक मैदानी क्षेत्र में नदी घाटी को यह चित्र दिखा रहा है। इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स को, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को देखा। अक्सर जब हम लोग घूमने निकलते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, या टीवी पर जब हम टीवी देख रहे होते हैं, तो भी हमको विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थल रूप यानी लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इससे हमारी समझ यह बनती है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह यानी जो स्थल मंडल है, वो एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। वो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों से बना है। कहीं पे हमें पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं पे हमें पहाड़ियां दिखाई देती हैं, कहीं समतल मैदान है, कहीं मरुस्थल है, और कहीं कहीं पर पठारी क्षेत्र भी हमको दिखाई देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमेशा से ये विभिन्न जो स्थल रूप हैं, वो ऐसे ही रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे, या इससे पहले इन स्थल रूपों की जगह कुछ और था, या क्या इन स्थल रूपों में भी कुछ बदलाव आते हैं? तो चलिए इन सब का जवाब हम जानते हैं इस चैप्टर में, हमारी बदलती पृथ्वी। सबसे पहले जो टॉपिक है, वो है स्थल मंडलीय प्लेट। स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती हैं और ये क्या करती हैं? स्थल मंडल अनेक बड़ी छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटों में विभाजित है। बार बार ये शब्द आ रहा है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल शब्द से आप संभवतः पहले से ही परिचित होंगे। अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं, तो इस क्लास का जो चैप्टर 1 है, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक बार फिर मैं इसमें भी बता देता हूँ स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है, जिसपे हम लोग निवास करते हैं, घर, मकान, भवन, बिल्डिंग आदि बनाते हैं। उसे स्थल मंडल कहा जाता है। तो जो स्थल मंडल है, वो अनेक बड़ी छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटों में विभाजित है, जिन पर महाद्वीप व महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। उन्हें स्थल मंडलीय प्लेट्स कहा जाता है। स्थल मंडलीय प्लेट्स, जिसे इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। हमारा जो स्थल मंडल है, वो अनेक बड़ी छोटी विभिन्न आकारों की प्लेट्स यानी बड़ी बड़ी चट्टानी खंडों पर टिकी हुई है। वे बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं, वो हमारी जो पृथ्वी का मेटल वाला जो इलाका है, संभवतः आप मेटल से परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित है तो एक बार हम बता देते हैं। इस पृथ्वी को देखिए, जो हमारे पृथ्वी के अंदरूनी भागों को, अंदरूनी हिस्सों को दर्शाता है। हम लोग जान रहे हैं, जो सबसे ऊपरी परत है वो परपटी कहलाती है। ये जो येलो कलर का बीच वाला इलाका है, ये मेटल कहलाता है। और ये जो अंदर रेड कलर का जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये कोर कहलाता है। परपटी, मेटल और कोर। कोर जो है वो पिघला हुआ लावे वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सभी प्रकार की धातुएं और जो चट्टानें हैं, वो बहुत अधिक गर्मी और दाब के कारण पिघली अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और ये येलो वाला इलाका मेटल कहलाता है। तो जो हमारे स्थल मंडल है, वहाँ वह जो स्थल मंडल, वो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स, बड़ी बड़ी स्थल मंडलीय प्लेट्स पर टिका हुआ है। ये प्लेट्स
यहाँ पर इस जगह पर मेटल वाला जो ये इलाका है इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो स्थल मंडल अनेक बड़ी छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटों में विभाजित है जिन पर महाद्वीप व महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट्स कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये जो मैग्मा है जिसे अभी अभी हमने बताया था, मैग्मा यानी लावा यानी पिघली हुई चट्टानें और धातुएं बहुत अधिक गर्मी के कारण ये पिघली व्यवस्था में है। ये यहाँ पर मूव कर रही है, घूम रही है। ये पिघली हुई चट्टानें और धातुएं यहाँ पर घूम रही है, वृत्तीय आकार में, गोलाकार आकार में ये घूम रहा है। इसे कोर कहा जाता है। इसी कोर के ऊपर जो ये मेटल, ये जो कठोर इलाका है, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो इस लावे के ऊपर तैर रही हैं और इन बड़ी बड़ी प्लेट्सों के ऊपर ही हमारा जो ये स्थल मंडल है वो टिका हुआ है। इन प्लेटों के ऊपर ही सागर, महासागर, महाद्वीप सब टिके हुए हैं। तो मैग्मा में होने वाली इस गति के कारण ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यानी जैसे जैसे ये जो लावा है वो मूव करता है, घूमता रहता है, इसके ऊपर ये जो प्लेटें टिकी हुई है वो भी गति करती है, वो धीमे धीमे घूम रही है, गति कर रही है। और एक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर, यानी एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर के लगभग ये जो प्लेट्स हैं वो एक वर्ष में गति करती हैं। और प्लेट्स की इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। यानी जो स्थलमंडलीय प्लेट्स हैं वो उस लावा के ऊपर टिकी होने के कारण गति कर रही है, मूव कर रही है, साल में कुछ मिलीमीटर यानी बहुत धीमी गति कर रही हैं। और ये प्लेट्स जब मूव करती हैं, गति करती हैं, तो इनके घूमने से, इनके गति करने से हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें परिवर्तन आता है। आपने 6th क्लास में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर हमने जाना था कि हमारा जो आज हिमालय है वहाँ पर बहुत लाखों वर्ष पहले एक सागर हुआ करता था जिसका नाम टैथिस सागर था। और उसके उत्तर में जहाँ आज चीन है वहाँ पर अंगारा लैंड, और जहाँ आज भारत है दक्षिण में उसे उस समय गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और समय के अनुसार वो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वाले हिस्से थे वो एक दूसरे की ओर खिसकने लगे, क्योंकि उन दोनों की जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे की ओर खिसक रही थी। और आपस में दोनों के टकराने से जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो टैथिस सागर में जो अवसाद था, नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो मलबा था, उसमें मोड़ पड़ गए, वलन पड़ गए, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बारे में जानने के लिए आप 6th क्लास का वीडियो देखिएगा जो जल्द ही आने वाला है। तो संभवतः आप समझे होंगे कि स्थल मंडलीय प्लेटों के मूव करने से, आपस में टकराने से, उनमें जो टकराव होता है उससे हमारी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ जाते हैं। पर्वत निर्माणकारी हलचलें होती हैं जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। कभी कभी इनके टकराने से पृथ्वी की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें या गड्ढे भी बन जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम 2 बलों में विभाजित कर सकते हैं। एक है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनिक बल। तो अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स क्या होते हैं? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत हानि होती है। तो अंतर्जनित बल क्या होता है? ये वो बल या वो फोर्स है जो पृथ्वी के अंदरूनी भागों में, पृथ्वी की अंदरूनी भागों में यानी हमारी सतह के नीचे जो घटित होते हैं, नीचे जो काम करते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है। यानी हमारी पृथ्वी की सतह के अंदरूनी भागों में, हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे वाले क्षेत्र में जो बल या जो फोर्स काम करता है उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक, कभी कभी अचानक से काम करते हैं, तो कभी कभी धीमी गति से ये काम करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी ऐसी ही अचानक आने वाली गतिविधियां हैं जो हमारी पृथ्वी के इस अंतर्जनित बल की श्रेणी में
आते हैं। आपने देखा होगा अचानक से भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर उथल पुथल मच जाती है, उसके स्थल रूप बदल जाते हैं। या ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, मैदानी क्षेत्र भी बनते हैं, तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां इसके कारण बनती हैं। तो ये अंतर्जनित बलों के उदाहरण हैं। पर्वत निर्माणकारी घटनाएं, जैसे हमने बात की थी हिमालय पर्वत का निर्माण, वो भी अंतर्जनित बलों के ही धीमी गति के उदाहरण है। हमने जाना था कि स्थल मंडलीय प्लेट धीमी गति से मूव कर रही है, एक दूसरे की ओर खिसकती भी है, आपस में टकराती भी है, जिनसे हमारी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करने वाले बलों को बहिर्जनिक बल कहा जाता है। बहिर्जनिक बल के कुछ उदाहरण हैं अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद आदि। अपर्दन और निक्षेपण, नदी यानी बहता हुआ जल, पवन और समुद्री तरंगे या हिमनद, ये सभी भी हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह में बदलाव लाती है, उनमें परिवर्तन करती है और ऊपरी सतह की जो स्थल रूप होते हैं इनको बदलती है या उनका निर्माण करती है। इस चित्र में आप हमारी पृथ्वी की जो गतियां हैं अंतर्जनित और जो बहिर्जनित बल है उसकी विभिन्न वर्गों को देख सकते हैं। अंतर्जनित बल हमने बात की थी, ये दो प्रकार का बल उत्पन्न करता है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल यानी अचानक आने वाले जो बल हैं, अचानक आने वाली जो शक्तियां हैं, गतिविधियां हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और दूसरा है पटल विरूपण बल, जिसके बारे में हमने बात की। पर्वत निर्माणकारी हलचलें जो होती हैं वो पटल विरूपण बल से संबंधित होती हैं। यहाँ पर इसमें आगे आप देख भी सकते हैं पर्वत निर्माणकारी बल पटल विरूपण बल है जो वो धीमी गति से काम करता है, आकस्मिक बल तेजी से अचानक से काम करता है। दूसरा जो है बहिर्जनित बल, उसमें हमने जाना अपर्दन और निक्षेपण, नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद, ये क्या होती हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप की। जो हमारे आकस्मिक बल, जो हमारे अंतर्जनित बल है उसका आकस्मिक बल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भूकंप क्या होता है? स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की सतह पर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसका कांपना या उसमें कंपन होना भूकंप कहलाता है। जब हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह कांपने लगती है तो हम उसको भूकंप कहते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ इंग्लिश में कहा जाता है। यानी भूकंप को मापने का काम एक मशीन, एक यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। यानी भूकंप को मापने की इकाई, भूकंप की तेजी को मापने की इकाई रिएक्टर है, यानी रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है। जैसे हम लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में मापते हैं, जैसे हम वेट को यानी वजन को केजी और ग्राम्स में मापते हैं, इसी प्रकार भूकंप की जो तेजी होती है, तीव्रता होती है, उसको रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। जैसे 1 रिक्टर, 2 रिक्टर, 3 रिक्टर, 4 रिक्टर आदि। जिस भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर तक होती है, 5 रिक्टर तक होती है, वह वस्तुओं और चीजों को हिलाने के लिए पर्याप्त होता है। चीजों और वस्तुओं को हिलाकर वो गिरा देता है जिससे हानि हो सकती है। वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7 होती है, यानी 7 रिएक्टर तक जिसका तेजी होती है, वो बहुत अधिक शक्तिशाली समझा जाता है और बहुत अधिक विनाशकारी होता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में, गुजरात का एक शहर है भुज, उसमें 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.9 थी, यानी लगभग 7 थी। ये एक भीषण भूकंप था और इसने गुजरात के भुज वाले इलाके में पर्याप्त तबाही मचाई थी। आप इस चित्र में उस शहर के एक बिल्डिंग के दृश्य को देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने तोड़फोड़ कर रख दिया था, बड़ी तबाही उसने मचाई थी। तो चलिए जानते हैं भूकंप के बारे में और
भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यह स्थान जहां पर पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के नीचे भूकंप आरंभ होता है, वह स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है। यहीं से भूकंप की कंपनें शुरू होती हैं और इसके ठीक ऊपर, यहाँ ऊपरी सतह पर, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उसके उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जो ये क्षेत्र है, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, इंग्लिश में इसको एपिसेंटर कहा जाता है और इसको फोकस कहा जाता है। यानी हमारी पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के नीचे जहां पर भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं, उसे उद्गम केंद्र अथवा फोकस कहा जाता है और उसके ठीक ऊपर, जहां पर सतह के ऊपर, उसे अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है। एपिसेंटर से भूकंपीय तरंगें चारों दिशाओं में फैलती हैं। चारों दिशाओं में आप देख पा रहे होंगे, ये वृत्तीय रूप में चारों दिशाओं में इसकी तरंगें फैल रही हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी जो भूकंपीय तरंगें होती है वो एपिसेंटर के निकट यानी उद्गम केंद्र के निकट होती हैं। यहाँ पर ये पर्याप्त रूप से तबाही मचा सकती है और जैसे जैसे एपिसेंटर से, इसके जो अधिकेंद्र से हम दूर जाते जाते हैं, भूकंप का प्रभाव कम होता जाता है। तो आप समझ गए होंगे फोकस यानी उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर के बारे में। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में यानी यहाँ पर सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से जब हम दूर जाते हैं, अधिकेंद्र से हम जब दूर जाते हैं तो इसका प्रभाव भी कम होता चला जाता है, भूकंप की तीव्रता भी कम होती चली जाती है। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। यानी भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो भूकंप के दौरान हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, कहाँ पर हमें शरण लेनी चाहिए, वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। सुरक्षित स्थान माने जाते हैं रसोई के काउंटर या मेज के नीचे। देखिए भूकंप में जब बिल्डिंग या भवन, जो मकान होते हैं वो हिलने लगते हैं और गिरने लगते हैं, तो उस समय हमें या तो अब उस भवन या बिल्डिंग को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। यदि अपन बाहर नहीं निकल पाए, अगर इतना समय नहीं है, नीचे जाना या बाहर जाना संभव नहीं है, तो रसोई का जो काउंटर होता है, रसोई पर जो स्लैब होती है जिसके ऊपर हम खाना बनाते हैं, उसके नीचे छुप सकते हैं। कोई बड़ी मेज है, मजबूत मेज है, तो उसके नीचे छुप सकते हैं या दीवार के अंदरूनी कोने में जाकर खड़े हो सकते हैं। हमें बीचों बीच नहीं रहना चाहिए, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे आग वाले स्थान, जहाँ पर आग है, क्योंकि बिल्डिंग गिरने पर, भवन गिरने पर सारी जगह आग लग सकती है, तो उन क्षेत्रों से हमें दूर रहना चाहिए। चिमनी में भी आग जलाने का काम किया जाता है, तो चिमनी से दूर रहना चाहिए। या टूट सकने वाली खिड़कियों जिनमें दर्पण आदि होता है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तस्वीरें और फ्रेम से हमको दूर रहना चाहिए। तस्वीरों का जो फ्रेम होता है अक्सर वो कांच से बना होता है और वो कांच चुभने पर हमें चोट लग सकती है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरा है पहले से तैयार रहें। हमें भूकंप के बारे में अपने दोस्तों या पारिवारिक सदस्यों से बात करनी चाहिए और आपस में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि हम इस आपदा का सामना आसानी से कर सकें। तो भूकंप से भी हमारी पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है, जो स्थल रूप है, उसमें परिवर्तन आते हैं। बड़ी बड़ी दरारें या गड्ढों का निर्माण हो सकता है। बड़े बड़े पर्वतों के भी भूकंप के कारण टूटकर नए स्थल रूपों के रूप में बदलने की घटनाएं देखी जा सकती हैं। दूसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी भूप्रपट्टी यानी हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत यानी सतह, उस पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। हम लोगों ने जाना हमारी जो पृथ्वी का अंदरूनी भाग है, कोर है, वो पिघले हुए लावे से बना है। लावा यानी पिघली हुई चट्टानें और धातुएं बहुत गर्म अवस्था में होने के कारण वो पिघलकर तरल रूप में आ जाते हैं। तो कभी कभी है जो लावा या जो पिघली हुई चट्टानें और धातु हैं, वो पृथ्वी की सतह को तोड़कर पृथ्वी की सतह पर आने लगती है, निकलने लगती है, प्रकट होने लगती है, तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख या छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। यानी हमारी पृथ्वी की सतह से जब लावा या मैग्मा इस सतह को तोड़कर बाहर निकलने लगता है तो उसे हम ज्वालामुखी फटना
बोलते हैं। आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, इसमें एक ज्वालामुखी का चित्र दिखाया गया है। ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये मैग्मा या लावा को दिखा रहा है। ये जिस दरार से होकर बाहर निकल रहा है ये वोल्केनो पाइप कहलाता है, यानी इस पाइप या इस लाइन में से वो जो मैग्मा है वो बाहर की ओर निकल रहा है। और ऊपर जो यहाँ पर एक गड्ढे जैसा बन जाता है जहाँ से ये लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, इसको क्रेटर या ज्वालामुखी मुहाना कहा जाता है। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मृत हो जाता है और उसमें दोबारा उद्गार नहीं होते तो कभी कभी इन गड्ढों में पानी भर जाने से झीलों का निर्माण भी होता है। इसे हमने जान ही लिया, इसको वोल्केनो पाइप या निकास या वेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा जब ये पृथ्वी की सतह को तोड़कर जब ये लावा बाहर आता है, बाहर आकर ठंडा होकर कठोर हो जाता है तो इस प्रकार की एक त्रिभुजाकार पर्वत जैसी आकृति बनाता है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत के कुछ उदाहरण है हवाई द्वीप का माउना लोआ पर्वत, और दूसरा उदाहरण है म्यांमार में माउंट पोपा। ये सब ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। किलिमंजारो जो पर्वत है वो भी एक ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है भूस्खलन। जब पर्वतीय भागों में चट्टानें तथा मिट्टी आदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी फोर्स है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो जब पर्वतीय भागों में चट्टानें तथा मिट्टी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खिसकने लगती, नीचे की ओर धंस जाती, नीचे की ओर सरक जाती है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन कभी कभी इसमें मानवीय क्रियाकलापों का भी हाथ रहता है। भूस्खलन से गांव और शहर उजड़ जाते हैं, सड़कें और बांध टूट जाते हैं। एक बार फिर आसान शब्दों में इसको समझिए। जब कभी कभी हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसका कुछ भाग टूटकर नीचे की ओर धंस जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है और एक बड़े से गड्ढे या दरार का निर्माण करता है तो हम उसे भूस्खलन कहते हैं। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसकी मिट्टी की पकड़ कम होने के कारण या कमजोर होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर बरसात के दिनों में जब मिट्टी पानी के कारण भारी हो जाती है तो वो टूटकर नीचे की ओर धंस जाती है। इससे सड़कें या जो मैदान है या घर है वो टूट जाते हैं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। परंतु ये भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोटों की तरह बहुत बड़े तौर पर विनाशकारी नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर के जो बाकी हिस्से हैं उसको हम अगले पार्ट्स में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।